प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई के 3 दिन से जारी एहतजाज का ड्रॉप सीन, ब्लू एरिया मैदान जंग बना रहा, इस्लामाबाद में जिंदगी मफलूज, शहरी घरों में मैसूर, कारकुन और इमरान खान की बहनें हवालात में बंद। एहतजाज को लीड करने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पुरस्रार तौर पर गायब। बड़े सवालात उठ गए। इमरान खान समेत सैकड़ों कारकुनों पर दहशतगर्दी, अगवा, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने के दर्जनों नए मुकदमा दर्ज, लीडरशिप वीडियो पैगामात तक महदूद। सीडीए ने केपी हाउस सील कर दिया। फलस्तीन के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी पीटीआई शामिल नहीं हुई। इसके अलावा बात करेंगे शंघाई कॉन्फ्रेंस की वजह से हुकूमत का फौरी आईनी तरामीम न लाने का फैसला। अब तरामीम 18 से 22 अक्टूबर के दरमियान पेश की जाएंगी। हुकूमत ने उसूली फैसला कर लिया। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इसके हवाले से क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चीफ जस्टिस ने मातहत अदलिया के जजेस की अहलियत पर सख्त सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया लाइक्स पर भी बोल पड़े, बड़े बड़े थंबनेल्स बनाए जाते हैं। अदलिया भी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। गैर आईनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहां से आ जाता है। वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस कराई जाएं। दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। इसके अलावा बात करेंगे कराची की। कराची एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से चंद रोज कबल दहशतगर्द मुतहरिक कराची में चीनी कॉन्वॉय पर हमला। इसकी डिटेल्स क्या है इसके ऊपर बात करेंगे और हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम सलाम जी। न्याई साहब, पहले तो ये हम बात करेंगे जो 4 अक्टूबर को एक पूरा हमने इसकी जो थिएट्रिक्स देखे, ऑप्टिक्स देखे, दे वर वेरी केओटिक, और जो एक पूरा मंजर बना उसके बाद जिस तरह से कंक्लूड हुआ, अगेन इट वाज अ वेरी बैड एंडिंग। इस तरह से देखें या उस तरह से देखें, ये जो पूरी सिचुएशन थी इसको आपने किस नजर से देखा? मेरा ख्याल है कोई ऐसी अडोनी तो हुई नहीं है। मुझे तो हमेशा से ही सेटअप लगता था, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था, अपने कॉलेज में भी लिखा था कि ये ज्यादातर मुझे तो यही हमेशा लगा कि स्क्रिप्टेड होगा। वो उसमें से कुछ स्टीम निकालना चाहते होंगे। शंघाई को कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर से उसकी इतनी बड़ा समिट हो रहा है पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद। मेरा ख्याल में 1973 में OIC का जो समिट हुआ है मुसलमान मुल्कों का भुट्टो साहब के जमाने में, उसके बाद शायद उससे बड़ा समिट जो है ना 74 में सर, लाहौर में 74 सॉरी। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये जो समिट है, तो ये इतना बड़ा समिट अब यहाँ हो रहा है। अब सूरत हाल ये जी कि इसमें उनको हुकूमत ने यही सोचा कि जी तहरीक इंसाफ की जो कुछ है हवा निकाल दी है गुब्बारे से। एक हुआ मगर ऐसे तो नहीं होता ना, चलो सारी चीजें भी मान ली जाए, गंडापुर का भी मान लिया जाए कि जी एक जो है जिसको कहना चाहिए कि बड़े कॉम्प्रोमाइज थे या सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन उसी दिन सारे बंदों का बाजमात वापस चले जाना कि जी आंधी आ गई, तूफान आ गई है, और अगले दिन रावीज ने चैन लिखना, सारे रास्तों को खुल जाना, मोटरवे को खुल जाना, हर चीज जो है ऑर्डर पे आ जाना। लाहौर के अंदर जो है जो 5-6 नवंबर का जो एहतजाज था वो सिरे से मेरा ख्याल है कि हुआ ही नहीं है। ऐसी है कि जैसे 1-2 दर्जन बंदे जो है वो भी बड़े बड़े जो नामी ग्रामी जो लीडर हैं वो कारकुन ने अपनी तस्वीरें छुपाने के लिए, क्योंकि इन्हें नहरवाद के तरीके साहब मैंने देखा कि जन्म ले चुका है कि ये बड़े लीडर जाते हैं और वो अलहदा वो जाके वहां से सेल्फी बनाते हैं। मैंने जो 4 नवंबर की भी 7 अक्टूबर की भी सेल्फियां देखी है इनकी कि जी हम डी चौक खड़े हैं, फजल हक रोड पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, करीब खड़े हैं, और वो उसको अपने जो तहरीक इंसाफ के जो एक दूसरे के लिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो इत्मीनान का फुकदान है तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर बाहमी, उसमें मेरा ख्याल है कि वो हर कोई बंदा जो है पॉइंट्स खोने कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। बट एंड ऑफ द डे इट वॉज ए सैड स्टोरी फॉर तहरीक इंसाफ और स्पेशली सैड स्टोरी फॉर इमरान खान, क्योंकि उनकी कुछ बेबसी भी है, कुछ उनके पास सियासी हिकमत अमली का फुकदान भी है कि वो इन लोगों के हाथों में खेल जाते हैं, अलीमी गंडापुर वगैरह के। अब मुझे देख लें आपके सामने क्या रखा जाए। हाजी अजा है, उसका यहाँ से आना डी चौक में और फिर उसके बाद केपी हाउस में चले जाना अरेस्ट करने के लिए या अरेस्ट जो भी है व्हाटएवर, फिर एक नई कहानी बताना कि मैं मरगला की पहाड़ी में चढ़ा हूँ और वहां से मैं उतरा हूँ
और मैं वहां से आगे मुझे गाड़ी मिल गई, वो मुझे समात ले गई, पता नहीं क्या क्या बहरहाल लानी में। ये तो मेरा ख्याल है अनहोनिस्तान के अंदर हम फिर रहे हैं, अनहोनियां हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आती कि ये एक मिजाहिया प्रोग्राम है सियासत का। तो अनफॉर्चुनेटली वेरी हफीजुल नई साहब, जो एक बहुत बड़ा सवाल इस पूरे, वैसे तो बहुत बेशुमार सवाल आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अली अमीन गंडापुर साहब की जो पूरे एपिसोड से हुआ कि वो गायब हो जाते हैं, फिर वो सरफेस हो जाते हैं और फिर एक ड्रामेटिक एंट्री करते हैं और फिर अजीबोगरीब किस्म की जो मिसालें उन्होंने दी वो भी सबने सुनी। अब ये स्टोरी कन्विंसिंग है कि नहीं है, ये एक और बात है, लेकिन जिस तरह आपने खुद रेफरेंस दिया कि आप थ्रू आउट द टाइम ये कहते रहे कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पीटीआई सारी की सारी किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट में है। सो अभी अली अमीन गंडापुर की एग्जैक्ट स्टेट क्या है? वो इस तरफ है, उस तरफ है, या दोनों तरफ है? मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर जो है ना, देखिए पहले 2-3 बातें समझ लें। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इमरान खान मुगालते में उन्होंने अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाया या अली गौहर को सदर बनाया या उमर अयूब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। इमरान खान के ज़हन में 2 चीजें होंगी। पहली बात तो ये, इन लीडर के बारे में उनको पता है कि एक लम्हा लगेगा इनको जीरो कर देंगे, बिल्कुल सही है। और पब्लिक सपोर्ट जो है वो उनको पता है, जिस दिन मैंने उनको कहा ना कि इन सारे लोगों से आगे फेर लो, तो आगे फेर लेंगे। तो इस लिहाज से उन्होंने इनको बनाया और ये जानते बनाया कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन टच है या मुज़ाकरात कर रहे हैं। और वो जब भी इस तरह का कोई बात थोड़ा गुस्सा आता है तो कहते हैं मैंने तो मना कर दिया कि आप जो है मुज़ाकरात ना करें। अब अली अमीन गंडापुर, मैं तो इसको कहता हूँ कि जी जाहिर है इसको जब ये इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने और उसके बाद जिस तरीके से वो एक भाग के फिरे थे, बाजार ऐसा था कि जब मैंने इनके रिलेटिव से पूछा कि कहाँ है तो उन्होंने कहा जी वो तुर्की चला गया, पाकिस्तान छोड़ गया, जितने मूतरी बांधे। अब पता चलता है कि नहीं, वो तो बड़े आराम से जो है हमारे किसी न किसी सेफ हाउस में अपने वो सारे कई महीने गुजारे थे, जो कि 9 मई के बाद वो उन्होंने जो है जो एट लार्ज थे या छुपे फिर रहे थे। अब इसके तो उसमें मुझे तो 2 राय कभी हुआ ही नहीं कि अली अमीन गंडापुर एक ही जगह ज्यादा उसके ऊपर असर रसूख है और वो एस्टेब्लिशमेंट के काबू में है, जेर असर नहीं उनके काबू में है और उनका ही स्क्रिप्ट पढ़ता है। अब मुझे ये बात जब होने लगी थी तो मैं हकीकत है कि पिछले इससे करने से पहले अपने कॉलम में भी लिखा, जो जुम्मे को शाया हुआ, जुमेरात को लिखा हुआ कॉलम, और से पहले भी 2-4 टीवी प्रोग्राम में मैंने कहा कि इस दफा ये अमीन गंडापुर एक्सपोज हो जाएगा। ये बात मैं अपने जितने पीटीआई के बड़े रहनुमा थे मुझे मिलते थे तो मैं उनको बार बार कहता था कि इस दफा अली अमीन गंडापुर जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। मेरा ख्याल है एक्सपोज हो गया है। अब इसको जो जिसको कहना चाहिए इमरान खान इससे सरफ नजर रखते हैं किसी वजह से वो कर सकते हैं, क्योंकि कई दफा सियासी एक जो आपकी ये होती है हिकमत अमली ऐसी होती है या एक आपको वादा ही खाता है कि हर वक्त आप कोई अगले बंदे को जो है आड़े हाथों नहीं लेते। लेकिन अली अमीन गंडापुर इस वक्त तहरीक इंसाफ एक्सपोज हो चुके हैं और उनके ऊपर एक कॉन्सेंसस है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को मामू बनाया है, इमरान खान साहब को मामू बनाया है या बनाने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद अब ये कितनी जितने मूसरी बातें जी, इमरान खान साहब से रात 3 मुलाकात हुई, अली गौहर भी साथ थे, फलां भी साथ थे, ये इतनी प्रोपेगेंडा है कि एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो है वो जो भी है, अब ये तो बहुत सी चीजें हम गैसवा की कर सकते हैं, लेकिन अमलन जो है अली अमीन गंडापुर सारी रात एस्टेब्लिशमेंट के पास रहे और सुबह उनको बड़े आराम से उन्हीं की जो ट्रांसपोर्ट में जाके पेशावर में काले शीशों में पहुंचा दिया गया। बाकी ज़ेबे दास्तान के लिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो उसको बहुत बड़ा झटका मिला है। ये प्रोटेस्ट है, बोलते इमरान खान साहब को प्रोटेस्ट ऐसे जो अंधाधुंध नहीं करने चाहिए कि 22 मई को आप 2022 में अनाउंस करें कि मैं 30 लाख बंदे लेके 25 मई को इस्लामाबाद आ रहा हूँ। ये कोई 30 लाख बंदा लाना कोई खाला जी का बात नहीं होती। लोग 3 महीने पहले अनाउंस करते हैं लॉन्ग मार्च का। आप ये अपने वर्कर्स को, मतलब है कि आप किसी और को नहीं आजमा रहे, आप अपने वर्कर्स को आजमाइश में डाल रहे हैं। बड़ा इसका बैकग्राउंड दिया है बड़ा खूबसूरत तरीके से। इफ़ यू अलाउ मी, मैं इंतहाई हम्बल तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन से मैं डिसएग्री करना चाहता हूँ जो आपने अभी एक नक्शा दिया है, और स्पेशली गंडापुर साहब के हवाले से कि उन्होंने शायद इमरान खान साहब को मामू बनाया है, तहरीक इंसाफ को बनाया है। एक और सिनारियो देखते हैं सर, आपको लगता नहीं है कि खान साहब ने जो उनको टास्क दी थी उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से पूरी की?
वो ये टास्क थी कि आपने वहाँ से KPK से बंदे लेने हैं, अपने साथ जुलूस लेना है, जलसा लेना है, और आपने आके उनको D चौक में छोड़ के गायब हो जाना है। और वो गायब हुए, बंदे भी लेकर आए। ये पहली दफ़ा हमने देखा। आपने कहा कि ये कोई अनहोनी नहीं हुई, ये अनहोनी हुई है सर। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतना बड़ा इस्लामाबाद में कोई पार्टी आ रही है, उनका चीफ मिनिस्टर बंदे लेके आ रहा है, गाड़ियाँ लेके आ रहा है, एक जिम्मेदार आदमी है, और पता यह चलता है कि इस पार्टी का अपने वर्कर्स को, क्राउड को जिनको लेकर आए हैं, इनको लीड करने वाला बंदे ही कोई नहीं है। तो ये प्लान का हिस्सा नहीं था कि आप यहाँ पे बंदे लाएं, उनको इस्लामाबाद में छोड़ दें और कोई लीडर पार्टी का वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। कोई गंडापुर साहब अकेले गायब तो नहीं हुए, बाकी पूरी पार्टी गायब हुई है सर। और ये यहाँ पे आएंगे, वर्कर आएंगे, और ये पुलिस रजिस्ट करेगी, वो उसके बाद लड़ाई झगड़े हंगामे होंगे, और तो यही मकसद था। वो तो हंगामे कराना मकसद था शहर में सर, बांग्लादेश के टर्म पे। तो गंडापुर साहब तो वही कुछ किया है जो उनको कहा गया था कि उन्होंने बंदे छोड़े, और छोड़ने के बाद वो गायब हो गए, पूरी पार्टी गायब हुई है। गंडापुर अकेले तो नहीं हुआ सर। तो खान साहब के स्क्रिप्ट पे चले हैं। ये मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन है कि जो उनको स्क्रिप्ट दिया गया था खान साहब की तरफ से, तो गंडापुर साहब ने एग्जीक्यूट किया उसको रिलीजियसली। उनको ऑर्डर होता आपने बैठना, वो बैठते, तो पूरी पार्टी गायब थी सर। मतलब गंडापुर साहब को छोड़ दें, बाकी लोग किधर थे? तो ये तो प्लान का हिस्सा था कि बंदे लाने हैं, शहर में छोड़ने हैं, और पार्टी ने नहीं जाना वहाँ पे। उसके बाद ये पुलिस जाने, और फिर ये क्राउड जाने, फिर हजूम डाने, फिर बांग्लादेश मॉडल की तर्ज पे कोई ना कोई कार्रवाइयाँ होती हैं तो होती रहें। जस्ट माई ओपिनियन सर। देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा इस लिहाज से कि इमरान खान साहब की कतई ये प्लानिंग नहीं होगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि ये जो है जो स्क्रिप्ट होगा अगर, तो वो एस्टेब्लिशमेंट होगा, जो फिनिशिंग स्क्रिप्ट है। मैं सर आपकी बात कर रहा हूं, फिर बाकी पार्टी के लोग क्यों नहीं है सर? मतलब कोई पार्टी लीडर नहीं था, वर्कर इसी बात से तो बेचारा वो होगा कि कुट हमने खाई है, मार खाई है, आंसू गैस खाई है। कोई वर्कर, मतलब सारे वर्कर थे। कहाँ उमर अयूब खान साहब नहीं थे, बैरिस्टर गौहर नहीं थे, आपके उसके बाद असद कैसर नहीं थे, अली मोहम्मद खान साहब नहीं थे, कोई बंदा नहीं था। तो ये तो पूरी पार्टी नहीं थी सर, सिर्फ वर्कर थे। क्यों? ये क्या इसमें मतलब हिकमत नजर आती है आपको? सिर्फ वर्कर आएंगे, पार्टी लीडर नहीं आएंगे सर? आपके मैं यही अर्ज करने लगा, ये अगला फिक्र यही था सर। पहली बात ये है कि पार्टी इस वक्त जो है पॉलिटिकली एक्टिव जो है, या एक वाइब्रेंट जो है, वो KP की है। पंजाब के अंदर तो कोई है ही नहीं ना तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविटी है लीडर्स की हद तक। वो वर्कर कोई कदों का निकले, कौन लीडर पंजाब को मुझे गिनती में तो सुना दे। KP के लीडर्स का आपने नाम लिया, लिगौर के, या उसके बेसिकली वो KP के लीडर भी हैं, अमेरिकन लीडर भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली से KP की पार्टी का डिफेक्टो डिजोरो सारा हेड जो है, और चीफ मिनिस्टर जो है, पॉलिटिकली भी और हुकूमती लिहाज से भी सबसे बड़ी पार्टी जो है, वो जो सबसे बड़ा लीडर जो है अली अमीन गंडापुर है। और ये अली अमीन गंडापुर ने इसका चार्ज अपने हाथ में लिया था। इसके आने से पहले आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर ने ही की थी, ये 4 अक्टूबर से कोई 4-5 दिन पहले। इसलिए ये बहस मेरे नजदीक नहीं है कि ये कोई लीडर था या नहीं था। नंबर दो बात है कि मैं इस बात को कंटेस्ट करता हूँ कि डी चौक पे कोई पहुंच सका है। डी चौक पे इक्का दुक्का बंदे को आते थे तो बेचारे उनको अरेस्ट हो जाते थे। बाकी लोग जो है, कोई आप इस्लामाबाद में रहते हैं, कोई आप पारा इकट्ठे हो जाते थे, कोई एक सुपरमार्केट के अंदर 15-20 इकट्ठे हो जाते थे और वहां से नारे लगाते थे और पुलिस उनको पकड़ लेती थी, या कोई चाइना जिसको कहना चाहिए चौक पे आ जाते थे। तो इसलिए ये बात जो है ना, जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है ना, वो प्रोटेस्ट जो असल लश्कर जरार था जो उनके साथ आ रहा था, वो तो संज्ञानी में छोड़ के आ गए थे। वो कहाँ पहुंचाया उन्हें? अगर वो ही पहुंचा देते ना तो फिर कहते इनको छोड़ के चले गए। वो तो अकेले आए, मेरी बात तो सुनिए, मैं अर्ज करूं, वो तो आए अकेले चौक से होकर गए गंडापुर साहब। सर उन्होंने हम पहुंचना था, हम पहुंच गए, साथ ही गंडापुर साहब पतली गली से निकल जाए कि वर्कर जाने और फिर पुलिस जाने। साहब डी चौक तो मुकम्मल सराउंडेड थी। गंडापुर साहब के बारे में रिपोर्ट मिली जब वो आए तो डी चौक पे तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे फौज खड़ी है, उनका मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। ये इमीडिएट रिएक्शन था। जैसे अभी ये गिरफ्तारी नहीं हुई थी, अभी तो ये कहा था कि KP हाउस चले गए, जो ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि फिर KP हाउस के चले गए, उधर ना बैठ जाते जहां उनको जगह मिली है, चाहे वहां पे आपको AK फजल हक रोड पे जगह मिली है या यहाँ से फैसल एवेन्यू शुरू हो जाए, जो भी बड़ा एवेन्यू है जो प्रेसिडेंट हाउस से सामने जाता है, तो वहां बैठ जाते। अब क्राइसिस ये इशू नहीं है, इशू ये है जी कि जो असल एंड ऑफ द डे है वो सारा जो था ना, वो मेंबर जो थे ना एक्टिविटी के, वो गंडापुर साहब थे। आप टीवी ऑन करके बैठे थे गंडापुर साहब की, आपने सोचा कि मेरा यूपी नहीं नजर आ रहा। अब सारे लोग जितना मीडिया था वो गंडापुर को फोकस कर बैठा था और वही मरके लगाते आ रहे थे। बाकी को रोक दिया गया था ना
मतलब बाकी सबको कहा गया था, MNAs, MPs, सेनेटर्स, पार्टी लीडर, कि आपने डी चौक नहीं जाना। ये तो पूरी पार्टी पॉलिसी थी किसी से, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जो एक उनके लिए टर्म इस्तेमाल की जा रही है। वो तो सबको कहा गया था भाई साहब आपने नहीं आना, सिर्फ वर्कर आएंगे, वही लड़ेंगे भिड़ेंगे और कोई पार्टी का बंदा नहीं आएगा। ये तो पहले से तय था सर। न्याय साहब, जो अगर सामने आए भी बाय एनी चांस, जिस तरह हमने देखा जब केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब को लेके जब गए और उसके बाद ये विजुअल्स चले कि बेस्ट गौहर जो है वो गए केपी हाउस में, फिर वो वापस भी निकले और मीडिया से बात किए बगैर चले गए। तो जो आए भी सीन में वो बाद में गायब हो गए, तो वो कहाँ गए? देखिए, हम बिल्कुल एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो मेरे नजदीक इतनी इंपॉर्टेंट है। मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट है कि इस एहतजाज की स्पिरिट क्या थी, मतलब इमरान खान क्या चाहते थे। आखिर तरीके साहब ने एहतजाज की है, कोई उसके दूसरी पार्टी तो शामिल नहीं थी। उनकी स्पिरिट ये थी कि इमरान खान को अच्छी तरह पता था, और मैं अगर इमरान खान का ज़हन पढ़ने की कोशिश करूं तो वो SCO के समिट के ऊपर पहले, और ये पहले वो करते रहे, 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था तो वो आगे डी चौक में बैठ गए थे। फिर उसके बाद 25 मई को जब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया पिछले हफ्ते भी, कि 25 मई 2022 को जब कतर के अंदर IMF के साथ पाकिस्तान की हाई लेवल मीटिंग होनी थी, और वो इन्होंने सोचा कि जी मैं पहले ले जाऊं, क्योंकि 7 दिन को वादा किया हुआ था जो बाजवा ने, कि हमने इसको कहा हुआ था कि ये 28-29 को रिजाइन कर देंगे। उन्होंने समझा मेरे साथ धोखा कर रहे हैं क्योंकि ये IMF की मीटिंग कंट्रोल कर जाते हैं। वो उसके लिए निकले, वो खत भी लिखे। तो एक पूरा ट्रेंड नजर आई इमरान खान साहब का इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का उसके ज़हन बनता है। उनका बल्कि ख्याल था फॉर द टाइम, बस समझेगा अगर ये धरना 5-6 दिन बैठ जाता तो आपका SCO जो है वो सॉरी लफ्ज शख्स है वो बढ़ जाता, जो SCO का प्रोग्राम है, क्योंकि ये छोटा नहीं है। मैं कई इंटरनेशनल समिट अटेंड कर चुका हूँ। बड़े बड़े मुल्कों में जब होते हैं तो वहाँ कर्फ्यू लग जाता है। IOC का इस्लामाबाद में इजलास हुआ 74 में, तो 2 दिन कर्फ्यू रहा था। इस्लामाबाद में भी जो हेड ऑफ स्टेट आ रहे थे, लाहौर में भी, तो कर्फ्यू के समान था, सिलेक्टेड एरिया में थे। तो ये मैं रियाद में गया 2017 में, ट्रंप आया हुआ था, वहां पे कुछ तकरीबन 34 मुल्कों के सरबराह थे, नवाज शरीफ साहब भी गए हुए थे। वहां पे रियाद में स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट सब कुछ बंद था। तो ये कुछ छोटी चीज नहीं है। फिर आपको पता है कि आपके यहाँ इस वक्त जो एक्टिविटी है टेररिस्ट की भी, मिसक्रिएंट्स की भी, शरारती लोगों की बढ़ी हुई है। तो जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं और फिर पब्लिक सेफ्टी है, दोनों की सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आप इस चीज को पहले साफ क्लियर करें। चुनाचे हुकूमत ने देखा है कि इनको लॉन्ग मार्च, अलबत्ता तारीख के मामले में मुगालता हो गया कि इमरान खान साहब ने सोचा कि 4 तारीख को मैं करूंगा तो प्रेशर पड़ेगा। हुकूमत ने सोचा कि 4 तारीख को आ जाए, और गंडापुर को मेरा ख्याल है कि चूंकि गंडापुर कॉम्प्रोमाइज आदमी है, मैं हमेशा से कहता हूँ उन्हीं का आदमी है, और उन्होंने जाके कहा जी कि अच्छा आप इस तरह लेके आएंगे, ये शोर मचाएंगे, गालियां देंगे, हुकूमत को देंगे, सबको देंगे, और अब जाके IG को देंगे। उन सबको हमें पता है कि नाहक तोबा मजबूरों पर। लास्ट 2 क्वेश्चन सर, आपकी मेहरबानी, आप भी ट्रैवल कर रहे हैं सर। पहली दफ़ा हुआ है कि यहाँ पे हम देखें, पहले भी शायद हुआ था लाहौर में 2017-18 से पहले, कि खान साहब की 2 बहनें जो हैं वो गिरफ्तार हैं, बल्कि आज उनका जिस्मानी रिमांड जो है ना 1 दिन का दिया गया है। सो हाउ डू यू सी दैट कि उनकी 2 बहनें लीमा खान साहबा और डॉक्टर उज़मा साहबा जो हैं वो अरेस्ट की गई, और बड़े उन पे वही वाले एंटी टेररिस्ट कोड्स वगैरह के बाकी भी वर्कर्स हैं, बताया जा रहा है सारे 800 वर्कर्स हैं वो गिरफ्तार हैं, उन पे भी इस तरह सीरियस मुकदमे किए गए हैं। खान साहब की बहनों पे हैं, पार्टी के लीडर जो नहीं भी थे उन पे भी पर्चे किए गए। तो कैसे देखते हैं सर इसको? मेरे ख्याल जाति की है जी। पहले भी आप देखें कि जो 9 मई के अंदर भी जो गिरफ्तार हैं, तो पार्टी लीडर तो कोई गिरफ्तार नहीं है, सिवाय लाहौर के अंदर महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, या चौधरी जाज साहब हैं। तो पंजाब में इतने ही थे सर, पंजाब में 3-4 ही थे जी सर। बताता हूँ जी कि 9 मई के हवाले से जितने बंदे है ना, चाहे वो आर्मी कस्टडी में है चाहे आम जेलों में है, सारे के सारे जो है वर्कर्स हैं। लीडर इनका कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आप नाम बता दें, सिवाय मैंने 3 लीडर के नाम दिए जो गिरफ्तार हुए हैं। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखो एक आम प्रोटेस्ट है, आप चले गए हैं, आप उनको पकड़ लें, और मैं पूरा था कि जी चलो शाम तक छोड़ देंगे। अब उनके जिस्मानी रिमांड लेना और उसके बाद उनको फिर उसके बाद डिटेन करना 5-7 दिन या लंबा करना, तो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, या जो लोग कर रहे हैं काम, उनके लिए कोई भी सूरत हाल नहीं होगी जैसी है। वो किसी सूरत में जो है वो इसके ऊपर नहीं करेंगे।
जिसको कहना चाहिए कि उनको अच्छे ऑप्टिक्स नहीं पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि लास्टली सर के ये जो कुछ किया है खान साहब ने इल प्लान किया है, आपकी बातों से भी लग रहा है, उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि प्लानिंग ठीक नहीं की गई और उससे एक बहुत बड़ी डिमोरलाइजेशन फैक्टर है उनके वर्कर्स में आएगा। उनको लगा है कि पार्टी लीडर खुद तो आए नहीं है, हमें यहाँ पे छोड़ के भाग भूग गए। अब जेलों में 850,000 लोग पड़े हुए हैं जिनका कोई वली वारिस नहीं है। तो पार्टी को झटका लगा है एक बड़ा कि इसने जो पावर गेन करनी थी अपने इस मुजाहरे से वीक हुई है सर। उसके बाद स्पेशली पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू हुई है कि ये किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई थी कि 1-2 दिनों के लिए आए हैं और मार-कूट खा के सारे भाग गए। देखिए क्या साहब, पार्टी तो डेफिनेट वीक हुई है, लेकिन पार्टी पहली दफा तो वीक नहीं हुई। पार्टी 26 मई को जब इस्लामाबाद पहुंचे 2022 में, हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इतना जिसको कहना चाहिए कि एक डिससेटिस्फेक्शन थी, एक अपनी पार्टी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी। और ये बात 2014 के धरने में देखा है जब इमरान खान साहब को पता है कि उनके जितने तजर्बात हैं सारे के सारे आज तक नाकाम रहे हैं, धरनों के, रैलीज के। जब भी उन्होंने कहा कि 2.5 लाख बंदा होगा जेल बरो तारीख, 3 में 2.5 लाख बंदा अरेस्ट होगा, 250 बंदा नहीं कर सके। तो ये कोई तहरीक इंसाफ दे सारा पिछले ट्रेल नहीं देखती। ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मजहबी तंजीमों के अलावा अब कोई बंदा को धरना दे सकता है या कोई लॉन्ग मार्चेस कर सकता है। ये सारे के जब पहले 2014 में भी आए थे तो लाहौर से लगता था कि 2 लाख बंदा लेके निकल रहे हैं। काला शाह काकू क्रॉस किया और जब मुरीके पहुंचे तो टोटल 1000 बंदा भी पूरा नहीं होता था। पर ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सूरत हाल है कि मैं बंदा उसका क्या कहे जी कि बहुत शुक्रिया सर जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फीजुल अनाई साहब, आपने अपना एक्सक्लूसिव एनालिसिस इतनी यहाँ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी ये इसके ऊपर शेयर किया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे इन्हीं मामलात को क्लास साहब किस नज़र से देख रहे हैं और उनके पास हवाले से क्या खबरें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, थोड़ी बात करेंगे ये जो पूरा सिचुएशन क्रिएटेड रही और फिर उसके बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक वीव्ड स्टोरी सुनाई, कुछ उसकी कुछ समझ नहीं आई कि वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। ही पुट ऑल द ब्लेम, उन्होंने कोई बात नहीं की इस्टेब्लिशमेंट की, उनको एक तरह से फेस सेविंग दी, उन्होंने IG पंजाब के ऊपर सारा गुस्सा निकाला, फिर और भी मुज़ाकरात की भी बातें बीच में कर रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे? अभी हमारे साथ न्याय साहब थे। न्याय साहब बड़े इंतहाई लॉजिकल अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बात चीज़ों से वेरी हम्बली आई डिसएग्री विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वो भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। उनकी एक बात से मुझे इत्तेफाक है, बाकी चीज़ों से मैं ज़रा थोड़ा सा मैं डिफरेंट इस मसले को देखता हूँ जो कुछ हुआ है। मेरा ये ख्याल है, जो मैंने उनसे सवाल भी किया, कि गंडापुर साहब ने बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक ही काम किया है और इस स्क्रिप्ट उनको लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है, जो सबका तकरीबन उनकी पार्टी भी ये समझती है, उनके लोग भी समझते हैं। हफीज़ उल न्याय साहब ये पहले दिन से कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कंप्रोमाइज़ है। मैं ऐसे नहीं समझता, माई रीडिंग माई अप्रोच। मेरा ख्याल है उन्होंने एग्जैक्टली वही कुछ किया जो उनको इमरान खान साहब ने कहा था। इमरान खान साहब ने उनको यही कुछ कहा था कि आपके ज़िम्मे जो काम है आपने करना है, बंदे लेकर आने हैं, पेशावर से लेकर आएंगे, क्योंकि पंजाब से वो ठीक कह रहे थे जैसे पंजाब से कोई बंदा नहीं आ रहा, लोग बाहर भी नहीं निकल रहे। क्या रीज़न हैं? शायद पंजाब पे जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, चढ़ाई की गई है, तो उन्होंने वहाँ पे उसके जवाब में जो मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी ने इसको वो बना दिया है ना कि शायद वहाँ से जत्थे आ रहे हैं, पंजाब पे हमलावर हो रहे हैं, और माजी के हवाले दिया कि सेंट्रल एशिया से भी हमलावर होते थे, तो अभी गंडापुर साहब वही तारीख को लेकर आ जाएँ। शायद उसका पंजाब में किसी हद तक उस बात को सुना गया है, समझा गया है कि हर दफ़ा यहाँ से KPK से लोग जो आ रहे हैं और पंजाब पे उनके बकौल हम आ रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं, जो गुफ्तगू भी की गंडापुर साहब ने, उससे मेरा ख्याल है पंजाब में शायद कोई रिएक्शन आया कहीं पे, इसलिए पंजाब में आपको कोई ज़्यादा रिस्पांस नज़र नहीं आया खान साहब के इसके लिए जलसे जुलूसों के लिए। अब उनका जिम्मे क्या काम था जो मुझे समझ आ रही है इस पूरे अगर इस सीन को देखें, एक तो जो उन्होंने खान साहब ने कहा कि पार्टी का कोई बंदा नहीं आएगा D चौक में, मतलब इसकी मुझे अब तक पार्टी के किसी बंदे ने कोई लॉजिकल कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी कि ये क्यों फैसला हुआ है। मतलब मुझे ये अनहोनी इसलिए लग रही है कि पहले ये मैं इस्लामाबाद में 98 से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मेरी उसमें लिविंग मेमोरी में मुझे कोई वाक़या याद नहीं आ रहा कि कभी कोई ऐसा जलसा जुलूस हुआ हो जिसके लीडर ना हो, वो चाहे वो आपके मजहबी जमातें हों, चाहे पोलिटिकल पार्टीज़ हों, लॉन्ग मार्चेज हों, धरने, हमेशा लीडर का फेस सामने होता है, वही कंट्रोल करता है मजमे को और वही जिम्मेदारी लेता है कि हंगामा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, हम
पूरा अमन रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। तो बगैर लीडर के तो कोई बंदा यहाँ पे आएगा नहीं। अच्छा, जलसे नहीं होते, लीडरलेस मॉप होता है, वो मॉप होता है ना, कुछ भी जो दिल चाहे करता है। अब मॉप के पीछे क्या सही की थी, इससे पहले मुझे याद पड़ता है यहाँ पे ये उस वक्त जनाब मुशर्रफ साहब के दौर की बात है, उस वक्त अभी असेंबली नई नहीं बनी थी, तारिक अजीम साहब थे एक मजहबी ग्रुप के वो लीडर थे, तो उनको असैसिनेट किया गया था गोलरा पे। तो उस वक्त भी ये कुछ हुआ था कि मॉब निकला था यहाँ से, मदरसों से, इधर उधर से, उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने हशर नशर आग लगा दी, सिनेमा हाउस जला दिए थे उन्होंने, पूरे का पूरा ब्लू एरिया उन्होंने जला कर रख दिया, किसी ने उनको नहीं रोका था। 3, 4, 5, 6 घंटे उस समय इस्लामाबाद में था, हम ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, पूरे का पूरा उन्होंने ये जला कर रख दिया था। ये मॉब की साइकी होती है कि कोई बंदे नहीं था, लीड करने वाला नहीं था, अचानक एट द स्पर ऑफ ये मूवमेंट हुआ, पूरी ये जो आपकी मार्केट है यहाँ पे, इसको उन्होंने जला कर रख दिया सारे के सारे। अब क्या प्लान था आपका? अब प्लान ये था, ये खान साहब के जहन में था कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट पहले मुझसे दब गई थी, जब आपको याद हो इन्होंने सुबह सवेरे आजम सवाती साहब को भेजा था कि जनाब के यहाँ पे शहर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो ये रिलीजियस पार्टी के लोग आए हुए हैं, उधर से सुप्रीम कोर्ट में वो कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये खदशा है कि आपका वो ना हो जाए, कोई क्लैश ना हो जाए, आप मेहरबानी फरमाएं, आप अपनी ये जलसे की कॉल है इसको अब वापस लें। जो उन्होंने वापस लिया और उसके बदले डील की गई कि 8 सितंबर का आप जलसा करेंगे, जो इस्लामाबाद के बहर आपने किया। अब की दफ़ा खान साहब को 2-3 मौके नजर आए हैं, उन्होंने कहा उसी तरह की डील अब भी मैं ले सकता हूँ, चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ सकती हैं। एक तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पे आ रहे थे 4 को, तो 4 की उन्होंने डेट रखी। साथ में उन्हें पता था जो बात अभी हो रही थी कि इसमें आपकी शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये 2 चीज़ें थी। सो खान साहब को ये था कि अगर यहाँ पर मेरे लीडर साथ जाते हैं तो फिर हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, फिर हमें कोई एक और 9 में होगा, कोई नहीं और 9 में नहीं होगा, फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम होंगे। फिर उनके होते हुए कुछ अगर कोई हंगामे हुए, जलसे हुए, जलूस हुए, लड़ाई झगड़े हुए तो हमारे गले में पड़ जाएगा। आपने करना ही है, आपने वर्कर लाने हैं, लोग लाने हैं और उनको आके इस्लामाबाद में छोड़ देना, और किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी कि ये कौन लोग हैं। कल को मतलब आप उनको डिसून भी कर सकते हैं, इन्होंने 9 मई के बाद लोगों को डिसून कर दिया था कि हमारे लोग, खान साहब आज भी कहते हैं कि दें जी सजाएं, मेरा तो तल्लुक नहीं है। अगर पार्टी लीडर साथ होते सारे, फिर तो आप डिसून नहीं कर सकते थे कि आपको मजमा, आपका क्राउड है। अब उन्होंने यहाँ पे उनको मतलब ला के बिठा के उन्होंने मजबूर करना था हुकूमत को कि जब आप इस तरह का माब होता है, इस तरह का मतलब लीडरलेस कोई हजूम होता है, हजूम फिर किसी जगह भी जा सकता है। और बांग्लादेश वाली मिसाल मैं पहले भी देता रहा हूँ, उनके जहन में है कि हम लाएं, अगर यहाँ पुलिस रजिस्ट करेगी, लोग रजिस्ट करेंगे, कोई लीड करने वाला नहीं होगा, फिर उसके बाद मजमा खुद लड़ेगा इनसे, वो सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएं, वो पार्लियामेंट में घुस जाएं, लोगों के घरों में घुस जाएं, वो जहाँ पर करेंगे फिर एक क्यास होगा, क्याटिक सिचुएशन होगी, फिर हुकूमत, फौज और एजेंसी मेरे पास आएंगी, जैसे ये पहले आए थे, अगस्त में आए थे कि जनाब शहर में इस वक्त हंगामे हो रहे हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे आगे हमने वो करवानी है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो लिहाजा इससे पहले कि शंघाई कॉन्फ्रेंस उसको ये मुलतवी करना शुरू कर दें, आप मेहरबानी फरमाएं कॉल करें और इसको अपने वर्कर जो उनको कंट्रोल करें। देन खान साहब बैठ कर उनसे डील करते, जैसे उन्होंने पहले डील की थी कि जनाब कि मैं अगर ये जलसे की ये कॉल ऑफ करूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा, जिसके बदले उनको 8 सितंबर वाला जलसा भी मिला और कुछ और कंसेशन भी मिली होंगी। सो खान साहब का ये भी था, प्लस उन्होंने बिठाना था यहाँ लोगों को। तो उन्हें ये चांस मिला? 1 मिनट मुझे थोड़ा सा पूरी बात उसको करने दें। उन्होंने यहाँ पे बिठाना था 3-4 रीजन की वजह से। एक तो यह कि पार्लियामेंट आगे तरमीम करने वाली है, एनी अदालतों का पैकेज आने वाला है, नंबर 1। लिहाजा वो भी पार्लियामेंट में भी आपने थ्रेट रखनी है कि बंदे ये बाहर बैठे हुए हैं, जो काजमी साहब ने दी थी चीफ जस्टिस को कि 500 वकील हमारा बाहर खड़ा हुआ है और आप हमारे खिलाफ फैसला लेके देखें। फिर सुप्रीम कोर्ट में आपके केसेस चल रहे हैं, वहाँ पर भी आपने दबाव रखना है क्योंकि तरामीम जो है वो बड़ी अहम है। सो आपको खान साहब का यही सबसे पहले था कि आपने इनको लाना है, मजबूर करना है, लीडरलेस हजूम लाना है शहर में, वो क्याटे को वो क्यास करे, पैनिक फैलाए, लड़ाई करे, झगड़े करे, बंदे मारे जाएं खुदा ना खास्ता। तो लिहाजा ये उनकी प्लानिंग थी और यही प्लान स्क्रिप्ट उनको दिया गया था पूरी पार्टी को। और मैं ये भी कह सकता हूं कि पार्टी के लोगों को भी नहीं पता था कि हमें ये जलसे में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। ये सिर्फ गंडापुर, अगेन मुमकिन है गंडापुर साहब को भी पता ना हो। जब आप एक मजमा लेकर आए हैं शहर में, लेने के बाद आप अचानक गायब हो गए, खबरें ये फैलना शुरू हो गई, जनाब गंडापुर साहब की एजेंसी ने उठा लिया है, फौज ने उठा लिया है, तो मजमे पे क्या असर होना है कि जो आपका लीडर आया है, चीफ मिनिस्टर आया है, वो रिएक्ट करेगा। तो लिहाजा आपने एक पूरा एक प्लान बना के रखा कि पहले बंदे आने हैं, उनको किसी ने लीड नहीं करना, उनको ये गंडापुर साहब आएंगे और गंडापुर साहब गायब हो जाएंगे और फिर खबरें चलना शुरू हो जाएंगी आपकी कि गंडापुर साहब अगवा हो गए, ताकि मजमा जो खड़ा हुआ है ये मैदान में खड़ा हुआ है, डी चौक में, पूरे का पूरा आपका यहाँ पे ब्लू एरिया में, वो रिएक्ट करे, वो गुस्से में आए और कोई वायलेंस हो, तशद्दुद हो और ये लोग मेरे पास आए। सो दैट वाज द होल प्लान। इसी वजह से जो मैं बात कहता हूँ मैं कि इनको एक चीज़ की हमें कोई जस्टिफिकेशन दे दें कि पार्टी के लोगों को वर्क फ्रॉम होम क्यों कराया गया है, क्यों वर्कर को लाया गया है और
अगर लाने के बाद पूरे शहर में उनको खुला छोड़ दिया गया और आपके वज़ीर आला आपका गायब हो गया, ये कह के जनाब को उसको तो अगवा कर लिया गया, जो उन्होंने ये जाके रामलीला सुनाई है, कहानी सुनाई है, उस पर सारे लोग हंस रहे, वो भी कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है। सो ये सारी चीज़ें उनके जहन में थी कि हुकूमत मेरे पास दोबारा आएगी, मैं निगोशिएट करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं ज़्यादा उसमें आऊँगा, एक वो कहते हैं बार्गेनिंग फिर पोजीशन मेरे पास होगी। ठीक है, लेकिन वर्कर जो है इनका, मैं ये समझता हूँ वो सियाना निकला है, उसको फील हुआ है कि भाई साहब हमारा कोई लीडर ही नहीं है, कोई एमएनए नहीं है, कोई एमपीए नहीं है, कोई वजीर नहीं है जो आपके सूबाई वजीर हैं, कोई पार्टी लीडर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अगरचे वो लड़े हैं 2-3 दिन, मैं तो बिल्कुल एज पे रहते हैं हम यहाँ पे ब्लू एरिया के एज पे, हमने तो सारी की सारी आंसू गैस भी भुगती है, घर में भुगती है, और भी पूरे इस्लामाबाद में F6 आपका उसका G6 वाले सेक्टर आगे आप जाएँ, सारा ब्लू एरिया के साथ सेक्टर्स हैं, G7 G8 सब ने भुगती है। तो खान साहब का ये टोटल पहले दिन से प्लान था। जो ये कह रहे हैं ना कि गंडापुर साहब ने धोखा दिया था, मैं नहीं मानता। गंडर साहब एग्जैक्टली एक्टेड जो उनको प्लान था, और प्लान यही था। तो उनकी स्पीच भी ट्रू थी फिर? स्पीच तो उनका ड्रामा था जो उन्होंने किया। अब इस पे तो किसी नहीं, मतलब जो जब वो ये कहते हैं कि मैं केपी हाउस में छुपा हुआ था और एस्टैब्लिशमेंट मुझे नहीं पकड़ सकी, तो इट मींस कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट को पता होगा ना कि कहां पे है या कहां पे नहीं है। उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, तो गंडापुर साहब ने क्यों नहीं कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया? अगर वो गिरफ्तार करते गंडापुर साहब कैसे पहुंचते? और मैं हैरान हूं, दरमियान में 1.5-2 आपके घंटे की ड्राइव है पेशावर या इस्लामाबाद से, कौन से 12 इजला आते हैं जिनको वो क्रॉस करके गए, और गंडापुर साहब जो हैं वो कहते हैं आपके मुनाल तक पैदल गए हैं। गंडापुर साहब को देखते, मैं मुनाल तक पैदल गया हूँ, यहाँ से ट्रैकिंग से जो आपका है ना, यहाँ पे ट्रैक है, मैं भी गया हूँ 2-3 दफा। मुझे पता है कितनी एफर्ट साहब को चाहिए ये मुनाल तक पहुंचने में। मैं शर्तिया कहता हूँ गंडापुर साहब पैदल मुनाल तक नहीं जा सकते, यहाँ से वो पैदल नहीं जा सकते, बहुत दूर है, यहाँ पे बहुत ऊंचाई है, बहुत आप थक जाते हैं। सो दैट वाज द प्लान खान साहब का, जो बैक फायर किया है। बहनें गिरफ्तार हुई हैं, उनका वर्कर 800 या 850 गिरफ्तार हो, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फैमिलीज नहीं है, उन मुकदमे हैं, पर्चे हैं, टेररिज्म हुआ है, अगर टेररिज्म के केसेस उन पर लगाए गए। सो ये जो उनकी पॉलिसी थी कि इस तरीके का कोई माब आएगा बांग्लादेश टाइप जो सबको उड़ा देगा और लड़ाई होगी, क्या होगा, और मेरे पास ही आएंगे और मैं जेल से बैठ के इनको डिक्टेट कराऊंगा। मेरा ख्याल सारी चीजें उनकी बैक फायर की हैं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर ये शदीद लड़ाई चल रही है। वर्कर इनका डिमोरलाइज है, और बड़े अरसे तक ये वर्कर जो है ना दोबारा बाहर नहीं निकलेगा खान साहब के लिए। जो उन्होंने गैम्बल खेला था, गैम्बल जो है उनका मेरा ख्याल बैक फायर किया, उल्टा पड़ गया। अच्छा क्लास साहब, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि उसके हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं क्लास साहब के पास कि वो अब किस टाइम पे पेश होने जा रही है और उसमें जो डिलेज हैं वो क्यों हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से आपके पास कोई एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि ये कब आ रही है? अभी क्योंकि दरमियान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लिहाजा लोग भूल गए कि जनाब वो पैकेज आना था, काजी साहब जो हैं रिटायर हो रहे हैं 25 के करीब, तो उनका क्या बना, किधर गए? क्योंकि इतने सारे यहाँ पे ये फसादात होते हैं इस मुल्क में कि सुबह की खबर शाम तक पुरानी हो जाती है। अब मेरे पास जो खबर है, हुकूमत बिल्कुल नहीं भूली, ना ये काजी फैज़ ईसा साहब या पैकेज जो है उनके एजेंडे से हटा है। जस्ट ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिले हुई है कि ये इसके लिए ये 18 और ये 22 अक्टूबर के दरमियान ये तरमीमी पैकेज ये दोबारा पेश किया जाएगा। और काजी साहब बिल्कुल उनके एजेंडे पे हैं, अगरचे मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे, लेकिन वो काजी साहब से रिलेटेड चेंजेस वो लेकर आ रहे हैं, और ऐनी अदालती ये ऐनी अदालत जो उसका वो चीफ जस्टिस उन्हीं को ही लगाएंगे, जो मेरी अब तक की खबरें हैं। अब आप पूछेंगे कि 18 से 22 क्यों? 3 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि आपकी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, लिहाजा हुकूमत इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि पार्लियामेंट लेकर वो पैकेज लेकर जाए, फिर ये सियासी शोर शराबा हो, हंगामा हो, शोज़ हों, लोग हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ये डिबेट्स हों, प्रोग्राम हों, सड़कों पे लोग हैं, PTA वगैरह जो हैं या मौलाना साहब जो हैं अगर वो साथ नहीं होते, कोई हंगामे करें जो कि अच्छी वो नहीं होगी। लिहाजा एक शंघाई कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने का वेट किया जाएगा। दूसरी खबर ये है कि ये स्पीकर ये कौमी असम्बली साहब के बारे में बताया जा रहा है कि शायद इन्होंने एक डेलीगेशन ला के लेकर स्विट्ज़रलैंड भी जाना है, जिसमें कुछ MNAs भी होंगे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है। अब क्योंकि उनकी ज़रूरत होगी स्पीकर साहब की भी और MNAs की भी, लिहाजा उनकी वापसी पर इंतज़ार किया जाएगा। वो भी 18 से पहले ये काम मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे। शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो भी 18 से पहले हो जाएगी। लास्टली मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में ये था कि वो ये सऊदी अरेबिया उम्रे पे जा रहे हैं, सो लिहाजा वो भी हुकूमत एक ऑप्शन रखना चाह रही थी कि मौलाना साहब यहीं पर होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात करते रहें, बातचीत होती रहे। मौलाना साहब ने जाना था, उनके ये गौरी साहब हैं, उनके ये प्रेस सेक्रेटरी जो उनके करीबी हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, मेरे पास खबर थी कि मौलाना साहब जो है ना वो सऊदी अरब जा रहे हैं। और सऊदी अरब ये ध्यान में रखें कि टेलीफोन कॉल भी आई थी इनको कि तरामीम पे हुकूमत का साथ दें। मौलाना साहब फिर उसके बाद सऊदी एम्बेसी भी गए थे। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये खबर तो आपकी ठीक है कि मौलाना साहब ने ये सऊदी अरब उम्रे पे जाना था, खुद नहीं जा सके, उनकी फैमिली चली गई है, बच्चे उनको
वक्त वहीं सऊदी अरेबिया में। तो उन्होंने कहा जनाब कि 3-4 दिन पहले ये प्लान था, लेकिन अब मौलाना साहब ने अपना प्लान जो है वो उम्रे पे जाने का वक्ती तौर पर उन्होंने कैंसिल कर दिया, वो कराची चले गए, लेकिन फैमिली उनकी वहां पर गई है। ठीक है। सो हुकूमत इन तीनों फैक्टर को रख के ये सोच रही है कि ये तीनों काम हो जाए इकट्ठे, फिर 18 और 22 के दरमियान ये तरमीम जो है ना, जो मेरी इतला है, ठीक है, 18 से 20 के दरमियान ये तरमीम सामने आ सकती है। ठीक है, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।